अब देखो, राज्यपाल के बारे में बेसिक बात है तो बड़ी स्पष्ट है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? कितना? मतलब क्या उत्तर माना जाए? राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक दोनों बातें हैं। तो बच्चे जिनको पीटी देना होगा, फिर आप अच्छे से पढ़िए। तो अभी भी देखो, जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है बहुत कमजोर है आप लोगों की। जिनको पीटी नहीं देना है उनको तो पहले मेंस ही पढ़ना चाहिए। तो राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? किसकी शपथ लेगा? संविधान की रक्षा की राष्ट्रपति जैसा। एक राज्यपाल को कितने राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है? दो या दो से अधिक। 1956 में अमेंडमेंट किया गया। एक 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 राज्य के राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम 3 बने हैं। और ये प्रावधान इसलिए कर दिया गया है क्योंकि हमारे यहाँ तो जब अगर राष्ट्रपति काम न कर पाए फिर तो उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन राज्यपाल के मामले में कंडीशन न होने पाए, इसलिए ये प्रावधान कर दिया गया कि स्वाभाविक रूप में एक राज्य के राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे बेसिक सी बातें हैं। यहाँ पे आपको बेयर एक्ट थोड़ा देखना चाहिए। गवर्नर के मामले में इतना विवाद है कि आपकी एक स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए, पर देख तो ले गवर्नर क्या है। गवर्नर के बारे में इतने विवाद होते हैं कि और जो हम बार बार कहते हैं कि यूपीएससी का स्टूडेंट होता है बहुत अवेयर होना चाहिए। जब कहते हैं जीएस, इसका मतलब है जनरल अवेयरनेस इसमें ज़्यादा है। तो बेसिक बेसिक एग्जामिनर बात से पूछता है। और राज्यपाल अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यपाल के पद देखें फिर तो बड़ी क्लियर कट मामला जाता है। लेकिन राज्यपाल की पेंशन के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। वेतन भत्ता राज्य की संचित नीति पर भारित होता है। लेकिन अगर हम जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की बात करते हैं, वो जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक बार बेसिक बातें देख लें कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है, हटाया जाना कैसे होता है, और फिर राष्ट्रपति से कंपेयर कर लें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति से कंपेयर कर लिया तो गलतियां कम से कम होती चली जाती हैं। और देखो, राष्ट्रपति के हटाने का तरीका क्या है? महाभियोग। और महाभियोग का मतलब है जब हम जज को हटाने के तरीके की बात करेंगे तो वहां राष्ट्रपति को हटाने के तरीके कंपेयर कर लेंगे। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका एक ही है, इम्पीचमेंट। लेकिन राज्यपाल को हटाने का वैसा तरीका नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता। जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यपाल को देखेंगे तो मामला ये है, जैसे कि कभी आपको लिख दिया राज्यसभा के कार्य पर टिप्पणी करिए, क्या लिखेंगे आप? भाई तो सिंपल सवाल है। और उन्होंने फिर कहा सबसे कठिन उत्तर होता है सिंपल सवाल का। तो जिस सवाल की उम्मीद हम नहीं करते, अगर वही सवाल आ जाए कि राज्यसभा की भूमिका लिखिए, भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा की भूमिका क्या लिखेंगे आप? तरीका आपको बता दें। संसदीय शासन के संदर्भ में, संघात्मक शासन के संदर्भ में। संसदीय शासन के संदर्भ में राज्यसभा की भूमिका क्या है? ये लगभग लोकसभा के बराबर है। विधि के निर्माण से लेकर संसदीय समितियों के निर्माण तक राज्यसभा की भूमिका बराबर होती है। जज को हटाने से लेकर संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा की भूमिका बराबर है। हाँ, कुछ मामले हैं जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव या धन विधेयक को पारित करने के मामले में यहाँ पे राज्यसभा की भूमिका थोड़ी छोटी है। अब दूसरा, संघात्मक शासन राज्यसभा की भूमिका। संघात्मक शासन में राज्यसभा की विशेष भूमिका है। संसदीय संघात्मक कैसे लिखा जाता है? आपसे देखिए, हमेशा आप याद रखिएगा, वैसा सवाल आपसे कभी नहीं पूछेगा
जैसा कि राज्यसभा लोकसभा की एक जैसी भूमिका, अलग अलग भूमिका, बहुत ये तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो गई। हमेशा एग्जामिनर आपके साथ कॉन्सेप्ट बार बार चेक करता है। तो संघीय व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका क्या है कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा को जिस पैटर्न पर लिखेंगे उसी पैटर्न को राज्यपाल में भी लिखेंगे। आप कहेंगे कि राज्यपाल बता रहे थे, राज्यसभा में कहाँ चले गए? दोनों चीज जुड़ती है। अगर आपको पता चल गया कि इसलिए इंस्टीट्यूशन जब भी आप लिखेंगे, दो ही पिलर है, संसदीय शासन, संघात्मक शासन। तो जब राज्यसभा की संघात्मक शासन के रूप में भूमिका क्या है, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बात अलग है कि राज्यों की समानता के सिद्धांत को हमने नहीं माना है जैसा अमेरिका में है। अमेरिका में राज्यों की समानता का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ राज्यों की असमानता मानी गई है, बड़े राज्यों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिया है, इसमें फिर राष्ट्रीय एकता का भाव आ जाता है। उसके अलावा जब हम राष्ट्रीय हितों की बात करेंगे, 249 की बात आएगी, 312 की आएगी, इन सब में राज्यसभा की परमिशन चाहिए। अब मान लो कि अगर संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर दे, अगर अच्छा इन चीजों को लिखेंगे ऐसे बता दें आपको, जैसे जैसा पहले हमें लिखवाने में कोई, पहले हम तो लिखवाना सबसे आसान काम होता है, और बार बार हम कहते हैं अगर बात आपने समझ लिया तो आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। रटने वाली लिखने वाली क्षमता तो उसके बाहर आप नहीं जा पाएंगे ना। जब हमने लिखवा दिया वहीं तक सीमित रहेंगे। ये लिखवाना इसलिए जरूरी होता है कि वे बिगिनर बच्चे हैं, वही पढ़ फिर भाई अभी इसके बाद बात भूल जाएगी आपको, तो याद थोड़ी रहती है। तो यही बात अगर 6 महीने बाद आप फिर पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे से आप पढ़ेंगे मेच्योरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। कई बार बच्चे, कई बार ऐसे बच्चे आते हैं दोबारा क्लास में आ जाते हैं, तो कभी दोबारा कोई बच्चा क्लास में आ जाता है तो उसके कोई फीस तो नहीं ली जाती। ऑनलाइन में थोड़ी मजबूरी ये है क्योंकि वहाँ सर्विस चार्ज दुनिया भर की चीज़ देना पड़ता है। वो कई बार बच्चे आते हैं कहते हैं मैं ऑनलाइन में दोबारा दे दीजिए सर, उसमें हम दूसरे की सर्विस पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ हम थोड़ी समस्या आती है। बाकी ऑफलाइन क्लास में कभी कभी बच्चे आ जाते हैं, ऑफलाइन क्लास में दोबारा क्लास करने में कभी किसी को फीस चार्ज नहीं किया जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका मतलब ये दोबारा आप आइए, क्लास एक बार करना चाहिए, क्लास एक बार करना चाहिए, समय उसका आप खुद पढ़िए। लेकिन ये घटना इसलिए आ गई, कई बार जब बच्चे दोबारा कहे सर पहली बार आप इस बार अच्छा पढ़ा रहे हो, हम कह नहीं, आपकी पढ़ते पढ़ते थोड़ी समझ बढ़ी है, तो अब आप मेरी बातें आपको समझ आ रही है। मैं अच्छा बुरा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ा रहा हूं। ये बच्चों का अंतर होता है, जो जब आप जितना पढ़ेंगे मैच्योरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। भाई यही दुनिया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विराट कोहली को सब देखते हैं कि क्या खेल रहे हैं, उसके पीछे की प्रैक्टिस कभी आपने देखा है? इतना जबरदस्त फिटनेस किसी खिलाड़ी की देखा है आपने? वो खिलाड़ी का उस स्पोर्ट्स के प्रति प्रतिबद्धता है जो कुल पैसे से नहीं आती। एक्सीलेंस से पैसा आता है, पैसे से एक्सीलेंस कभी नहीं आता। लोग उल्टा काम करते हैं, है पैसा है पैसा है पैसा। कई लोग मैं देखता हूं पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ही जीवन में नहीं मिला। जीवन की फिलॉसफी बड़ी अजीब सी है मेरे बच्चों। इसे कहने का मतलब जिस काम करो तसल्ली से, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। तो 249 यानी आप संघीय व्यवस्था में देखिए, संघीय व्यवस्था में संघ राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया कि नहीं किया गया? अब संघ राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो क्या संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है? कैसे कर सकती है? तो स्वाभाविक रूप में संसद को राज्यसभा की परमिशन चाहिए, 249 में लिखी गई है। इसलिए मामला राज्यसभा के परमिशन का नहीं है, मामला राष्ट्रीय हितों का है। इसलिए आर्टिकल 249 में कहा गया है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है, बशर्ते इस संदर्भ में संकल्प पहले राज्यसभा से पारित होना चाहिए। याद रखिए, लॉ केवल एक हाउस नहीं बना सकता, तो विधि का निर्माण करना पड़ेगा, दोनों सदन की भूमिका होगी। संकल्प के लिए एक सदन और राज्यसभा उपस्थित 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। एक ही बात लिखी गई है, शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। राज्यसभा उपस्थित 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो राज्यसभा में उपस्थित है 60,
60 का 2/3 कितना हो गया? 40। इसका मतलब अब देखिए, राज्यसभा जब ये 2/3 बहुमत पारित करती है, बड़े बड़े राज्य आ जाए पर्याप्त है, बाकी में राज्यों की आवश्यकता नहीं है। असमान रिप्रेजेंटेशन का फायदा देखिए, राज्यसभा से कोई काम हमें करवाना हो, बस 5-6 राज्य आ जाए, उसमें यूपी आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, बिहार आ जाए, तमिलनाडु, बंगाल, 6 राज्य मिलकर राज्यसभा में बहुमत तय कर देते हैं। बड़े राज्यों का पलड़ा भारी होता है, और इसलिए आप देखोगे जब राज्यसभा में विपक्षी दल आता है, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग दल आ जाता है, ये भी एक चेक एंड बैलेंस है। राज्यसभा के हर तिहाई मेंबर दूसरे साल बदल जाते हैं। लोकसभा इकट्ठे निर्वाचित होती है, चेक एंड बैलेंस होता रहता है। राज्यसभा में बहुमत बनाना कठिन होता है, इसलिए क्या कहा गया, उपस्थित और 2/3, केवल एक ही बात कही गई यहाँ पे। तो अगर 60 मेंबर राज्यसभा में उपस्थित हैं तो 40 से प्रस्ताव पारित हो सकता है नहीं? हो सकता है नहीं? 20 मेंबर उपस्थित है, कोरम नहीं है। कोरम तो होना चाहिए। कोरम के बाद केवल एक बात है, उपस्थित 2/3 प्रस्ताव संकल्प पारित हो जाए, उसके बाद संसद विधि बना देगी राज्य सूची पर। राज्य सूची का मतलब क्या है? अरे राज्य सूची का मतलब है स्वास्थ्य, कहने जो राज्यों को मिला हुआ है, कृषि, परिवहन, ये राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकते हैं। देखने में भी अजीब सी बात है, अब अमेरिका में ऐसी कल्पना नहीं है, कनाडा में ऐसी कल्पना है। इससे दिखता है कि भारतीय संविधान में कैसे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता रखी गई है। जब संसदीय विधि बना देगी तो विधि का कार्यकाल कितने साल तक होगा? 1 साल तक। 1 साल के बाद फिर बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा फिर यही संकल्प पारित करेगी। राज्यसभा अपने उपस्थित 2/3 बहुमत से फिर से संकल्प पारित करेगी, और फिर जब संकल्प पारित कर लेगी, ये कानून फिर 1 साल बढ़ जाएगा, और जब कानून खत्म होगा तब इसका प्रभाव 6 महीने तक बना रहेगा। 6 महीने तक बना क्यों रहेगा? क्योंकि जब कोई कानून बनता है उसकी उपयोगिता है, और जब हम कानून का विकल्प लाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप में कोई अरेंजमेंट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 6 महीने तो होना चाहिए। अचानक कोई कानून बना है, खत्म हो जाएगा, उसका विकल्प हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए 6 महीने का प्रोविजन किया गया है। बात को ऐसे देखें, देखिए अब अनुच्छेद 249 हमने पढ़ लिया, अब इसे पीटी पढ़ने का तरीका है। मतलब पीटी पढ़ने का तरीका पढ़ने का ही तरीका है, आराम से, इत्मीनान से, एक एक शब्दों को वजन डाल के। इसका मतलब बात को मैं अलग तरीके से पूछूं, अगर अनुच्छेद 249 के मामले में, राष्ट्रीय हितों के मामले में राज्यसभा किसी विधि का निर्माण करे, उसका कितने साल तक चल सकता है वो? मैक्सिमम कितने साल तक हो सकता है? जब तक राज्यसभा बढ़ाती रहे, एक बार के लिए 1 साल। ये देखो आप फंस गए उसी उत्तर में, एक बार के लिए 1 साल। लेकिन मैंने कहा कितने अधिकतम? जब तक चाहे। इसलिए अब सवाल ये है, दूसरी बात कह दी गई है, राज्य सूची के विषय पर कब कब संसद विधि बना सकती है? जब राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो, या 2 से अधिक राज्य सहमति समझौते के द्वारा संघ को ये बात कह दे। 252। इसका मतलब उत्तर प्रदेश बिहार आपस में समझौता करके संघ से ये कहें कि आप हमारे लिए विधि बनाइए, तो संसद जो विधि बनाएगी वो केवल उत्तर प्रदेश बिहार के लिए होगी। यानी संसद देश के एक भाग के लिए भी विधि बना सकती है, पूरे देश के लिए भी विधि बना सकती है। अच्छा, बिहार यूपी के लिए विधि बनाएगा, यूपी बिहार के लिए? दोनों के लिए कौन बनाएगा? ऐसी क्या जरूरत है जो दोनों के लिए संसद बनाएगा? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ जाएगी? मान लीजिए कि नदी जल विवाद के मामलों में, लैंड रिफॉर्म एक्ट के मामले में हो गया, लॉटरी के मामले में हो गया, एक राज्य की लॉटरी में 1 लाख रुपए निकल रहा है, दूसरे राज्य की लॉटरी में 10,000 रुपए निकल रहा है, तो लोग इधर उधर अफरा तफरी कर सकते हैं, दोनों को एक राज्य बना दिया जाए। वन के मामले में फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट तो कंकरेंट में आ गया है,
तो अब माओवाद में लोक व्यवस्था के लिए अगर दो राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन है तो संसद कानून बना सकती है, राज्यों से समझौते के द्वारा बना देगी। लेकिन यहाँ राज्यसभा की भूमिका नहीं है। मान लो दो राज्यों ने समझौता करके संसद से कोई कानून बनवा लिया, उसमें एमपी भी जुड़ाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? एमपी के ऊपर भी कानून लागू हो जाएगा। और कानून खत्म कौन करेगा? याद रखिए, जो तार्किक बात है, जो कानून बनाता है वही कानून खत्म करता है, संसद ही खत्म करेगी। कानून कौन खत्म करेगा? संसद खत्म करेगी। और तीसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय समझौता, तो डब्ल्यूटीओ में कौन जाता है? डब्ल्यूटीओ में मोदी जाते हैं, संसद जाती है। वित्त मंत्री जाते हैं, मोदी जाते हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत का रिप्रेजेंटेशन संघ सरकार करती है। यहां संघ सरकार का मतलब वित्त मंत्री माना जाए। और वित्त मंत्री ने कोई समझौता किया, अगर वित्त मंत्री ने कोई समझौता किया और राज्य का मुख्यमंत्री कह दिया आपने समझौता किया था, मैं थोड़ी था, दीदी कह देगी जाके करो, समझौता करके आए हो। वित्त मंत्री कह दे हम कृषि पे सब्सिडी खत्म कर देंगे, राज्य ने कहा हमसे पूछा क्या, कृषि हमारा विषय है। मान ली नई सरकार कहे बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी दे दो, बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी दे दिया जाए, ये कौन कह दे? संघ सरकार कह सकती है, लेकिन कर पाएगी? संवैधानिक रूप में कर सकती है बिना राज्य से पूछे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। लेकिन राजनीतिक रूप में करना कठिन है, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा कर दे कि उसको भी बंगाल में चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, और दीदी क्या कहेगी? राज्यसभा, इसका मतलब है संघीय व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका क्या हुई? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, और तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। इन तीनों में प्राथमिकता किसकी आती है? राज्यसभा की। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, पहले ऐसे सवाल पूछे जाते थे, हो सकता है कभी स्टेट एग्जाम में पूछ लिया जाए, आईएएस में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। राज्यसभा की गैर संघात्मक लक्षण क्या है? पॉइंट बताइए फट से। संख्या कम है, ये राज्यसभा गैर संघात्मक लक्षण है? सवाल सुन लो, पहले हेडिंग ध्यान सुनो, सुनना सीखो, बोलने लगते हो आप लोग। गैर संघात्मक सवाल है, राज्यसभा का गैर संघात्मक लक्षण बताइए, तेजी से बोलो मेरे से। गैर संघात्मक 312 हो जाएगा, जहां राज्यसभा की परमिशन ली जा रही है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या प्रावधान है? 249 की बात याद रख लीजिए, बस उसमें समय सीमा हटा दी, 1 साल 2 साल वो हटा दीजिए, तुलना करके पढ़ लीजिए। 249 में लिखा गया है, जो 249 है वही रिपीट कर दी 312 में, बस समय सीमा हटा दीजिए। और 312 में लिखा गया कि राज्यसभा अपने उपस्थित 2/3 बहुमत से अगर प्रसंकल्प पारित करती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। 312 है, ये गैर संघात्मक लक्षण है, ये जहां राज्यसभा से पूछा जा रहा है। और आपने सही बताया, आपने भी सही बताया, तीनों ने गैर संघाती लिखा होगा, आपके नोट्स में लिखा होगा शायद, ये बात लिखा पक्का होगा, लिखा है ना? पढ़ के आए हो? बाकी कोई बात नहीं, बाकी बच्चे पढ़ लेंगे, सुबह सुबह निराश होने की बात नहीं है। आए हो क्लास में दोस्तों, यही बहुत बड़ी बात है, आए हो तो पढ़ ही लोगे ना। अब सुबह सुबह बच्चे इतने, देखो संडे को कल इतने धूप में गए, मैं देख के मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था।
कि बच्चे सब धूप में जा रहे हैं। तो जानते हो, एक पिता ने कभी अपने बच्चों को सिखाया था, एक पिता का बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी, अब उनकी डेथ होने का समय होता, कोई तो पिताजी कोई फिलॉसफी दीजिए, इतना बड़ा बिजनेस आपने खड़ा किया, कुछ तो फिलॉसफी दीजिए कि मैं इसको चलाऊं कैसे। उनका बच्चे, दुकान पे 6 में आना, 6 में जाना। अब बच्चे ने समझ लिया, पिताजी मर गए, घर से दुकान तक पूरा टेंट बनवा लगवा दिया, टेंट पर लगवा दिया, और 6 में आता था, 6 में जाता था। पिताजी कहने का ये मतलब था, सुबह होने से पहले और शाम ढलने के बाद जाना। कई के पर मैसेज लोग गलत भी समझ लेते हैं। तो मेरे बच्चों, गैर संघात्मक लक्षण का मतलब ऐसे देखो, ऐसे कह लो कि राज्यसभा की वो विशेषता जो संघ के विरोधी है, गैर संघात्मक लक्षण। अपने शब्दों को आसानी समझते हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा है शब्दों को एग्जामिनर बदलेगा। तो गैर संघात्मक लक्षण यही तो है। अब अमेरिका में कहा गया राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत हमारे नहीं रखा गया। अब भाई हमें, अब राज्यसभा अगर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती तो 12 मनोनीत सदस्य किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? समस्या है कि नहीं है? और यूटी का, यूटी राज्य तो नहीं है, यूटी का एग्जाम्पल आपको बता देंगे। यूटी राज्य में अंतर है, केंद्र शासित क्षेत्र राज्य नहीं है, और दिल्ली के विवाद में इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इसलिए कहा गया एक राज्यसभा के गैर संघात्मक लक्षण है। इतनी पहली जब 10-15 साल पहले 7 सवाल पूछे जाते थे, अब आईएएस में सवाल पूछा जाएगा। अभी सब नहीं पूछता, लेकिन इतनी बेसिक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो ये तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे कुछ पढ़े हुए हैं, सुबह सुबह थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो गवर्नर पर है या राज्यसभा को लिखवाना है? जैसा कोई इसने संकोच में क्यों हो? गवर्नर, अच्छा अच्छा, जैसे हमने राज्यसभा को पढ़ा वही एग्जैक्टली स्टाइल गवर्नर फॉलो करेंगे। मामला गवर्नर का नहीं है, मामला क्या है? संसदीय शासन का। जब किसी चीज को सैद्धांतिक रूप में समझते हैं, हमारे पास तरीका यही है। मामला गवर्नर का नहीं है, मामला है संघात्मक शासन का। अब जरा सोच के देखो, इन दोनों रोल में गवर्नर कैसे फिट होता है। अब आप जानते हो संसदीय शासन में 2 प्रधान होते हैं, और बार बार आप राष्ट्रपति से कंपेयर कर सकते हो। संसदीय शासन में 2 प्रधान होते हैं, एक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक। दूसरा प्रधान कौन होता है? प्रशासनिक। तो स्वाभाविक रूप में जो संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ संघ में, वही संसदीय व्यवस्था राज्य में है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और मुख्यमंत्री क्या है? यानी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करेगा? सीएम। डीएम को अपॉइंट कौन करेगा? सीएम। इसका मतलब है अधिकारियों का तबादला कौन करेगा? सीएम। पॉलिसी कौन बनाएगा? यानी कुल मिलाकर जो पीएम की शक्ति वही सीएम की शक्ति। यहाँ पे आप एग्जैक्ट कॉपी कर लीजिए। जैसे मंत्रिपरिषद की सहायता से पीएम काम करता है, वैसे मंत्रिपरिषद से सीएम काम करता है। और जैसे जनता के द्वारा पीएम निर्वाचित होता है, वैसे जनता के द्वारा सीएम होता है। यानी यहाँ पे आपको संसदीय शासन का एज इट इज कॉपी करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री को पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को भूल जा रहे हैं, तो बात कट जाएगी। राज्यपाल को पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति को आप कैसे भूल सकते हैं? बार बार उसको कंपेयर करके रखें। संविधान में लिखा है राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन का पात्र है, राज्यपाल के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यपाल के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप में राज्यपाल का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप में राज्यपाल के ट्रांसफर कोई प्रोविजन नहीं है। राज्यपाल के ट्रांसफर का प्रोविजन नहीं होता।
फिर भी व्यवहारिक रूप में लोग करते हैं, यहाँ से राज्यपाल को, सत्यपाल मलिक को यहाँ से वहाँ कर दिया, वहाँ से वहाँ कर दिया। तो कई चीज़ें संविधान में नहीं है फिर भी होती है। अच्छा, जब किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो वेतन भत्ता उसको कौन देगा? जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे, संविधान में बात लिखी गई, जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो अब देखिए, अब अगर हम वैचारिक मुद्दों पर आए, इंफॉर्मेटिव नहीं, वैचारिक मुद्दों पर आए तो संसदीय शासन में स्वाभाविक रूप में आजकल तो राज्यपाल का विवाद हो ही रहा है। इस मामले में आप देखोगे कि वाकई चाहे वो मुख्यमंत्री कहीं का हो, मुख्यमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित है, और हमारे यहाँ राज्यपाल संवैधानिक है, राष्ट्रपति भी संवैधानिक है। राष्ट्रपति तो निर्वाचित है, लेकिन राज्यपाल क्या है? राज्यपाल स्वाभाविक रूप में नियुक्त किया जाता है संघ सरकार के द्वारा। इसलिए संवैधानिक रूप में अगर आप देखेंगे, राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में थोड़ी कमजोर है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यपाल का नहीं होता। राज्यपाल का नहीं होता। पहला, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे होता है। तो राज्यपाल की कंडीशन थोड़ा राष्ट्रपति के मामले में कमजोर है। अब अगर संवैधानिक रूप में देखा जाए कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है, प्रशासनिक प्रधान मुख्यमंत्री है, तो ये बात हमें यही समझ में आती है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की परामर्श के हिसाब से काम करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, जनता की इच्छा पहले होनी चाहिए। और अगर राज्यपाल को लगता है कि भाई शासन में भ्रष्टाचार है, राज्यपाल को लगता है कि गुड गवर्नेंस नहीं है, तो सही मायने में देखिए, राज्यपाल को प्रशासन पर सामान्यतः टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देखिए, बात सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए, आपने कभी सुना है कि राष्ट्रपति ने कभी ऐसी टिप्पणी कर दी है कि सुशासन ठीक नहीं चल रहा है? राष्ट्रपति सामान्यतः ऐसी टिप्पणी नहीं करते। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे और नए नए मोदी की सरकार आ गई, तो जैसे इधर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और इधर मोदी जी के बीच में जैसे पहली मुलाकात हुई, तो राष्ट्रपति महोदय ने क्या कह दिया था कि देश में थोड़ा तनाव बढ़ रहा है। इस बात को लेकर मीडिया ने बड़ा कवर किया। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री उनसे मिले, उन्होंने कहा कि दादा ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए, आप राष्ट्रपति हैं। ये बात उन्होंने मान ली। सैद्धांतिक तौर पर राज्यपाल अगर संवैधानिक प्रधान है तो ठीक है, हमने माना कि राज्य में भ्रष्टाचार है, मान लिया हमने ये भी मान लिया कि राज्य में समस्याएं हैं, लेकिन जनता उस सरकार को, उस मुख्यमंत्री को 5 साल में हटा देगी। सिंपल सी बात है उसका तरीका। भाई, लोकतंत्र का सम्मान करिए। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि जनता की इच्छा मुख्य होती है, तो स्वाभाविक रूप में राज्यपाल निर्वाचित नहीं है, मुख्यमंत्री निर्वाचित है। तो पड़ला, संसदीय शासन में पड़ला किसका भारी होगा? स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री का। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, मुख्यमंत्री जनता के द्वारा ही निर्वाचित है। देखिए कहाँ मामला गड़बड़ होता है। हम चीजों को एक ही तरीके से नहीं देख सकते। मुख्यमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित होता है तो क्या मतलब ये माना जाए कि कल के लिए अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कह दे कि जनता की इच्छा है कि भाई भारत से तो हम अलग होना चाहते हैं, जनता की इच्छा है कि रुपए का सिंबल बदलना चाहते हैं, जनता की इच्छा ये है कि हम हिंदी को बिल्कुल विरोध करना चाहते हैं। भाई, जिस संविधान से आपको शक्ति मिल रही है उसी संविधान में लिखा है कि हिंदी का प्रचार करिए, आर्टिकल 351। तो सवाल यह है कि संविधान की आधी अधूरी व्याख्या हम कैसे कर पाएंगे? तो जब हम मुख्यमंत्रियों का समर्थन करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री भी कैसे राजनीतिक हितों के लिए कैसे संघ पे निशाना साधते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री कह रहा है हम रुपए का सिंबल ही नहीं लेंगे, तो कल ये भी कह सकता है हम तिरंगा भी नहीं लेंगे। ये कितनी बड़ी बात है मेरे बच्चों। और इस सिंबल से दुनिया चलती है ना। नीली बत्ती सिंबल है या उसी में सारी शक्ति होती है? तो मैं भी अपने वाहन नीली बत्ती लगवा लूं, और कल के लिए हमने सिंबल ही हटा दिया, फिर तो मामला गड़बड़ है। इसका सीधा मतलब है मुख्यमंत्री को जिस संवैधानिक व्यवस्था से शक्तियां मिलती हैं, क्या मुख्यमंत्री को उसी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाने का अधिकार होना चाहिए? तो कई बार जब टिप्पणी करने वाले लोग करते हैं तो हमेशा मुख्यमंत्री के पक्ष में चले जाते हैं कि जनता की इच्छा है, रिप्रेजेंटेशन है, सारी बात हमने मान ली।
लेकिन आप याद रखिएगा, जनता की इच्छा के भाव में एक समस्या हमेशा आती है कि मुख्यमंत्री कई बार ऐसे भी काम करता है जो संवैधानिक नहीं है, लेकिन किसके नाम पे? जनता की इच्छा नाम पे। अब जरा देखिए तमिलनाडु का मामला कैसे फंसा। संवैधानिक रूप में अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाए कि अमुक व्यक्ति को मंत्री बना लीजिए, तो क्या राष्ट्रपति महोदय इस बात को मना कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था यही है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करेगा। यही बात तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कह रहा है राज्यपाल महोदय से कि आप किसी मंत्री को अपॉइंट करिए, राज्यपाल ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अब मामला विवाद का विषय आता है। अब मान लीजिए कौन भ्रष्ट है कौन भ्रष्ट नहीं है तो पॉलिटिक्स में तय करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर न्यायालय तय करेगा। जब तक कोई व्यक्ति न्यायालय से दंडित नहीं है और राज्यपाल ये कह के किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाए कि वो भ्रष्ट है, अब यहां समस्या राज्यपाल की है। इसका मतलब है जब ये बात संघ में नहीं हो सकती तो राज्य में कैसे हो सकती है? दूसरा मुद्दा, राज्यपाल की सारी स्थिति को देखने के लिए संघात्मक व्यवस्था वाले मामले को देखे बिना जब तक हम फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देखेंगे तब तक राज्यपाल की बात को हम नहीं मान सकते। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने देख लिया, ये बात तो ठीक है। अब फेडरल गवर्नमेंट में राज्यपाल की पोजीशन क्या है? तो अब आप देखो, पहला, वह संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, वह संघ का राज्य में प्रतिनिधि है, इसलिए बड़ी भूमिका है राज्यपाल की। आपने देखा है कि हमारे यहां संविधान में है, संघ सरकार समय समय पर राज्यों को निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। अब कहने को तो कुछ लोग कहते हैं भाई डायरेक्शन क्यों दोगे, हम तो बराबर की बात करते हैं। कई लोग संघीय व्यवस्था में डायरेक्शन शब्द से आपत्ति करते हैं कि संघ राज्य को निर्देश कैसे देगा, और ये बात हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कि संघ सरकार समय समय पर राज्यों को निर्देश देगी। किस बात के लिए? रेल की रक्षा के लिए। किस बात के लिए? सैन्य प्रतिष्ठानों के संचार की रक्षा के लिए। किस बात के लिए? अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए। किस बात के लिए? हिंदी भाषा के प्रसार के लिए। यानी संघ सरकार जिन बातों पे राज्य को निर्देश देगी, इनमें संवैधानिक बातें तो ऐसी है। तो अब बताइए, कल के लिए संघ सरकार कोई भी अपना मैसेज देना चाहती है तो किसके थ्रू देगी? राज्यपाल के थ्रू। राज्यपाल के थ्रू मैसेज देगी। इसीलिए आप देखेंगे कि संवैधानिक रूप में तो हमने जो पॉइंट आपको बताए उन सारी बातों पर निर्देश दिया जाएगा। व्यवहारिक रूप में राज्यपाल समय समय निर्देश देता है। कोविड-19 के समय जो भी संघ सरकार निर्देश दिया राज्यपाल के माध्यम से गए। दूसरी बात है, इसका मतलब है पंजाब में किसानों का आंदोलन चल रहा था, सारे किसान एयरटेल के टावर पे चढ़ गए, कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगे, तो ये मैसेज संघ सरकार ने मैसेज दिया। यहां संघ सरकार का मतलब गृह मंत्रालय माना जाए। तो राज्यपाल, इसका मतलब ये देखा जाए कि अगर वो संघ का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब है वह संघ एवं राज्य के बीच की कड़ी है, वो लिंक है। राज्यपाल एक लिंक है इसके बीच में, दिल्ली और गुवाहाटी के बीच में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, दिल्ली और पटना के बीच में, दिल्ली और चेन्नई के बीच में, और दिल्ली और कोलकाता के बीच में। तो राज्यपाल क्या है? संघ राज्यों को निर्देश देगा, किसके बहाने देगा? राज्यपाल के बहाने देगा। और राज्य में क्या हो रहा है, राजभवन हर 15 दिन पर बाकायदा रिपोर्ट देगा संघ सरकार को, गृह मंत्रालय को। राजभवन में राज्यपाल केवल ऐसे बैठने के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी राजभवन में जो भी राज्य में हो रहा है, इसका मतलब जो बंगाल में होगा, जो तमिलनाडु में होगा, और राज्यपाल हर 15 दिन पर बाकायदा रिपोर्ट किसको देगा? गृह मंत्री को। तो राज्यपाल राज्य की पूरे प्रशासन के बारे में। इसलिए आप देखेंगे यही भावना थी कि हमने राज्यपाल को इलेक्टेड नहीं बनाया,
यही कारण था। इसका मतलब हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो संघ सरकार को शक्तिशाली बनाती है, और फेडरल गवर्नमेंट में संघ सरकार पावरफुल कब रहेगी? जब कहीं ना कहीं राज्य के कुछ मामलों पर संघ का कंट्रोल रहे। नहीं तो आप बताइए नागालैंड में क्या हो रहा है, ये संघ सरकार को कैसे पता चलेगा? भाई स्थानीय स्थिति क्या है? राजभवन का मतलब है कि उस सब चीजों को जानता है, बाकायदा वो सब लोगों से मिलेगा भी, विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी दल, वकील, जज, सबसे मिलता रहता है राज्यपाल। इसी राज्यपाल बाकायदा संघ राज्य के बीच की कड़ी है। इसीलिए भारत में कहा गया कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होगा, निर्वाचित होता तो प्रॉब्लम आती, मुख्यमंत्री से टकराव होता। इसलिए कहा गया कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होगा, बल्कि राज्यपाल क्या होगा, संघ के द्वारा मनोनीत होगा। उपाय ये भी दिया गया था कि ऐसा किया जाए, राज्यपाल का राज्य विधानसभा से ही निर्वाचन करवा लिया जाए। अगर राज्यपाल का राज्य विधायक ही निर्वाचन करते तो याद रखिए जो विधानसभा का सुर होता वही राज्यपाल का सुर होता। तो कई बार तो आप देखोगे हमारे यहाँ अलगाववाद की गतिविधियां चल जाती हैं, उग्रवाद गतिविधियां चल जाती हैं, तो इन सारी घटनाओं को गृह मंत्रालय को कौन रिपोर्ट करेगा? इस समय मणिपुर और दिल्ली के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है? राज्यपाल। इसलिए वो संघ राज्य के बीच में रिप्रेजेंटेटिव है। अगली बात, उसे विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे उसे विशेष उत्तरदायित्व दिया गया, उसे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? 5th शेड्यूल 5वें ने सोची। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की 6th शेड्यूल। 6ठी सूची में जनजातीय क्षेत्र। इसका मतलब है इनमें स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके अलावा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, वहां के विकास के लिए जिम्मेदार कौन होगा? राज्यपाल। इसका मतलब हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जहां उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सिक्किम, नागालैंड में उपद्रवी गतिविधियों को ध्यान में कौन रखेगा? राज्यपाल। सिक्किम में शांति व्यवस्था कौन रखेगा? राज्यपाल। अब सवाल बड़ा क्लैश का आता है। सवाल क्लैश का ये है कि राज्यपाल जब स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखेगा तो अब मंत्रिपरिषद की सलाह माने या संघ सरकार के निर्देश के अनुसार काम करे? और ये क्लैश होता है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही होता है कि वह मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करेगा। यानी आप याद रखिएगा, जब अभी राज्यपाल के विभेद, सारे डिबेट के मामले में देखिए, हमें ऐसा लगता है कि बाकायदा जो भी मद्रास के, जो भी चेन्नई के, या जो भी तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया, ऐसा लगता है सारा के लेटर सरकार खिलाफ काम किया, डेमोक्रेटिक सरकार खिलाफ काम किया, देखने में ऐसा लगता है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ दोनों है। तो मामला इतना आसान नहीं है। मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि राज्यपाल हमेशा ममता दीदी की सलाह पे काम करेगा, जरूरी नहीं है। अभी बंगाल का मामला क्या हुआ? राज्यपाल ने कहा भाई जहाँ हिंसा हुई है मैं जाना चाहता हूँ। दीदी ने कहा नहीं आप मत जाइए। राज्यपाल ने कहा धन्यवाद आपकी सलाह के लिए, मैं जाऊंगा। अब हो सकता है इसमें पॉलिटिक्स हो, लेकिन अब सवाल यह है कि राज्यपाल किसकी तरफ से काम करे। वो संघ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है और राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान है। इन दोनों बातों में चलना अपने आप में, याद रखिए दोस्तों, दो को मैनेज करना जीवन में हमेशा कठिन होता है। अब जीवन में दो लक्ष्य है, दो को मैनेज करने का मतलब क्या है? अब आपको झारखंड एग्जाम भी देना है, यूपीएससी एग्जाम देना है, यूपी पीसीएस देना है और यूपीएससी भी देना है। मामला क्लैश हो रहा है, नहीं हो रहा? अब दो नाव पे चल रहे हो। राज्यपाल की बड़ी फजीयत है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री कह रहा है, संघ सरकार कह रही है कि नहीं आप हिंसा को कंट्रोल करने के लिए तुरंत केंद्रीय बल तैनात करिए, और हमारे यहाँ संघ सरकार
किसी भी राज्य में राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फैक्ट के हिसाब से भी। इसलिए अगर ये कहा जाए कि राज्यपाल की भूमिका केवल राष्ट्रपति जैसी होनी चाहिए तो उत्तर है नहीं। राज्यपाल की भूमिका केवल राष्ट्रपति जैसी नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान ऐसी भूमिका नहीं मानता, क्योंकि संघीय व्यवस्था में हमेशा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करेगा। और बाकी कंडीशन तो और हो ही सकती है कि भाई जब संसदीय व्यवस्था में भी कई बार राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा, कैसे? क्या संसदीय व्यवस्था में भी संभव है कि राज्यपाल कई बार मंत्रिपरिषद सलाह न माने? यानी 5वें अनुसूची के प्रशासन में, 6ठे अनुसूची के प्रशासन में, आर्टिकल 371A में, आर्टिकल 371 के डिफरेंट क्लॉजेज में, वो तो बाकायदा स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गृह मंत्रालय का निर्देश होगा, फिर काम करेगा। कारण ऐसा रखा गया है कि मान लो मंत्रिपरिषद तो बहुमत के साथ है, तो कल महाराष्ट्र की मंत्रिपरिषद कहे भाई मराठवाड़ा को छोड़ो। भाई मराठवाड़ा से क्या मतलब है? हमारी सरकार तो इधर बन जाती है, तो विदर्भ मराठवाड़े से क्या मतलब है? गुजरात सरकार कह दे कि कौन सा कच्छ को छोड़ो। जितने पिछड़े क्षेत्र हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यपाल को है। तो सवाल संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया है, इसका मतलब है क्या वो नहीं जानते थे क्या कि राज्यपाल नॉन इलेक्टेड है? क्या वो नहीं जानते थे राज्यपाल नॉन इलेक्टेड है? और नॉन इलेक्टेड हो जाना इतना कोई समस्या नहीं है। आप याद रखिए, सिविल सर्वेंट क्या है? नॉन इलेक्टेड है। तो क्या लोकतंत्र को अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर रहे हैं? जजेस क्या है? नॉन इलेक्टेड है। हमेशा बवाल पैदा कर नॉन इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो। लेकिन लोकतंत्र में जनता की राय पहले होती है, इस बात से हम असहमत नहीं हो सकते। और कई बार देखो यही बात तो फिर उत्पन्न होती है, अगर जनता की राय हमेशा पहले होती तो अब जरा सोच के देखो राज्यपाल को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु का एग्जाम्पल है, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालय के द्वारा दंडित हो गई 2 साल के लिए। लिहाजा हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 है कि जो 2 साल या उससे ज्यादा के लिए दंडित हो जाए वो स्वाभाविक रूप में दंड प्लस 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। और जयललिता ने इसलिए एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। जब उनकी पार्टी 2/3 बहुमत से आ गई तो विधायक ने जयललिता को कहा कि ये हमारी उम्मीदवार है, राज्यपाल ने जयललिता को मुख्यमंत्री बना दिया। गठबंधन सरकार थी, लेकिन क्या राज्यपाल को करना चाहिए था? भाई आप याद रखिए, राज्यपाल संविधान की भी रक्षा का दायित्व है। तो अब कोई सरकार कह रही कि हम हिंदी को ही नहीं मानेंगे, कोई सरकार कह रही है रुपए के सिंबल को नहीं मानेंगे। तो अब सवाल है, अगर कोई सरकार अलगाववाद को बढ़ावा दे तो क्या फिर राज्यपाल को तो ये भी स्वाभाविक रूप में मान लेना चाहिए? क्योंकि क्यों, इलेक्टेड गवर्नमेंट है भाई, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तीसरी बात, राज्यपाल कहाँ स्वाभाविक तौर पर संसदीय शासन में भी कहाँ अपने विवेक का प्रयोग करेगा, कहाँ मंत्रिपरिषद सलाह नहीं मानेगा? तीसरा पॉइंट है, राज्यपाल किन किन जगहों पर गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा? स्वाभाविक रूप में वो किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। चेक एंड बैलेंस तो रखेगा, राष्ट्रपति जैसा ही। वही क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। वीटो की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। वीटो कर ही सकता है। दूसरी बात, वीटो के अलावा, अच्छा वीटो की बात जब आती है तो अनुच्छेद 200 की बात आ जाती है। तो अनुच्छेद 200 में आर्टिकल 200 में कि कितना विकल्प है हमने पहले बता रखा है कि क्या क्या करेगा राष्ट्रपति, क्या करेगा? अनुमति दे देगा, अनुमति नहीं देगा। तीसरा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करेगा। तो यहां पे अनुमति दे देगा यानी इसका मतलब विधेयक बन जाएगा। अनुमति नहीं देगा इसका मतलब है वीटो कर देगा। राज्यपाल को सकती है और राष्ट्रपति को आरक्षित कर लेगा और राष्ट्रपति का निर्णय होगा आर्टिकल 201 में। उसके बाद
अब अनुच्छेद 200 पर भी बड़े विवाद हुए हैं, उस पर आने से उसको हमने पहले भी आपको बता रखा है एक बार। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल कहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा? अगर मंत्रिपरिषद अल्पमत में है, मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास ही नहीं अर्जित कर पा रही है, तो स्वाभाविक रूप में राज्यपाल उसकी बात क्यों माने? लेकिन जब मंत्रिपरिषद बाकायदा बहुमत में है तो राज्यपाल उसकी बात मानेगा। लेकिन सवाल यह है मंत्रिपरिषद कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, और राज्यपाल ये पूछ रहा है कि विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया, एजेंडा बताओ। मंत्रिपरिषद का ही एजेंडा तुमसे मतलब है? अब संवैधानिक रूप में अगर यहां देखा जाए तो विधानसभा का सत्र बिना किसी एजेंडे के नहीं बुलाया जाता। ये सच है कि राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकता। विधानसभा का सत्र बुला लेगा तो करवाएगा क्या? लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है? कमाल की बात हो रही है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि मंत्रिपरिषद कह रही है राज्यपाल महोदय से कि विधानसभा का सत्र बुलाइए। राज्यपाल कह रहा है भाई एजेंडा तो बताइए, कौन सा विधि का निर्माण करना है, करना क्या है? मंत्रिपरिषद कह रही नहीं, नारेबाजी करना विधानसभा में। अब राज्यपाल ना कह दे तो स्वाभाविक रूप में विवाद का विषय है। इसलिए याद रखिए, न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत ग्रे एरिया है। फिर तो न्यायपालिका को यहां भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई ये कौन सा तरीका है। इसका मतलब है संविधान और पॉलिटिक्स के बीच बड़ी बारीक रेखा होती है। तो अब अगर पॉलिटिक्स में न्यायपालिका फंसेगा तो फिर विवाद पैदा हो रहा होगा ही होगा। क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल बताया, तो क्या यहां पे भी न्यायपालिका ये कह दे मंत्रिपरिषद को नहीं, आप ऐसी इस तरीके से आप कौन सलाह दे रहे हैं, आप तो विधानसभा का सत्र गलत तरीके से आयोजित कर रहे हैं, आपको ऐसा सत्र आयोजित करने की अनुमति नहीं है। दूसरी बात, राज्यपाल को अभी पिछली बातों के अलावा कहां विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप याद रखिएगा, आर्टिकल 355, 356, आप जरा सोच के देख लीजिए, राज्यपाल को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आती है? अब जिन राज्यों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगे हुए हैं, तो राज्यपाल स्वाभाविक रूप में वहां संघ सरकार के निर्देश के हिसाब से काम कर रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे संविधान निर्माताओं ने मानी है कि संघ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहां मंत्रिपरिषद के बिना राष्ट्रपति काम करे। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के यहां नहीं लगता। राष्ट्रपति शासन कहां लग रहा है? मणिपुर में। आपने कभी सुना कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा? दिल्ली का मतलब संघ सरकार, दिल्ली का मतलब विधानसभा वाला दिल्ली नहीं। यानी संघ सरकार में राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद काम नहीं कर सकता। लेकिन राज्यों में अब यहां 355, 356 को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और 355 में क्या कहा गया है? संघ सरकार का यह दायित्व है कि राज्य को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण से उसकी रक्षा करे। इसका 355 में बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संघ सरकार का दायित्व है कि राज्य की रक्षा बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से करे। या तो आपको याद है, आप लिख लीजिए। याद भी नहीं है, लिख भी नहीं रहे हैं कई बच्चे। दूसरी बात है, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो संघ सरकार को कुछ करना चाहिए, केवल ये मामला छोड़ दे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर लेंगे? आंतरिक गड़बड़ी, चाइना और पाकिस्तान का हमला हो जाए तो संघ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी? आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 से कहता है कि यदि राज्यपाल को रिपोर्ट दे, अदरवाइज बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के, यदि राज्य का शासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, तो राष्ट्रपति समूचे राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेगा, उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़ के। इसे लोकप्रिय रूप में क्या कहा गया? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है। लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग है जो आज मणिपुर में कंडीशन है। मणिपुर में राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद नहीं है। मंत्रिपरिषद नहीं है। क्या कभी अपने संघ सरकार में ऐसी कल्पना की है कि राष्ट्रपति हो मंत्रिपरिषद ना हो? कोई एक एग्जाम्पल पिछले 75 साल बता दीजिए, तो आप नहीं बता सकते। राज्यों में है।
इसलिए हर जगह राष्ट्रपति और राज्यपाल कंपैरिजन करना फेयर नहीं है। राज्यपाल के पास एम्पल स्कोप है डिस्क्रिशन का, विवेक। इसीलिए आर्टिकल 163 मैंने पहले भी आपको कहा है, जब मंत्रिपरिषद, जब ये बात आती है राज्यपाल के कंडीशन में, तो ये बात शायद आर्टिकल 163 के क्लॉज 1 में कहा गया है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, लेकिन उन मामलों के अलावा जहां उसे स्वविवेक की शक्ति है, उन मामलों के अलावा जहां उसे स्वविवेक की शक्ति है। और आप देखोगे तमिलनाडु के मामले में फिर विवाद कहां पे उत्पन्न हो गया। इसका मतलब राज्यपाल के पास तो बड़ी शक्ति है, और तमिलनाडु के मामले में विवाद उत्पन्न हुआ, क्यों? मामला पॉलिटिकल क्यों बन गया? क्योंकि इसके पहले तमिलनाडु ने जितने भी रिएक्शन किए उस पर न्यायालय कुछ नहीं बोला। भाई रुपए का सिंबल हटा देने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिंबल से दुनिया यार, अब कहोगे तिरंगा होने ना होने क्या मतलब होता है? भाई जिसके लिए है वो तो कई बार खिलाड़ी हेलमेट पे लगा के तिरंगा खेल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं तिरंगा को फाड़ दिया तो क्या हो गया। भाई मामला तो सेंटिमेंट, सिंबल सेंटिमेंट से चलता है। फिर आप कहोगे रुपये का सिंबल हमने हटा दिया, फिर हिंदी के खिलाफ काम कर दिया। अरे भाई हमारे यहाँ तो हर भाषा का सम्मान है, आप तमिलियन को प्रमोट करो, उसके हिंदी गाली देने की आवश्यकता थोड़ी है। तो 351 को गाली दे रहे हो। तो ऐसे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेप नहीं कर सकता तो फिर दूसरे मामले में स्टेप करने की क्या जरूरत है? तो ये तमिलनाडु सरकार ऐसा काम कर रही है, तो इसका मतलब है कुल मिला के गवर्नर इसके बीच की कड़ी है। मामला गवर्नर का नहीं है, मामला संघ बनाम राज्य का है। अब सवाल तर्क ये है, अगर मामला संघ बनाम राज्य का हो, गवर्नर बेचारा बीच में फंस गया उसमें, मामला संघ बनाम राज्य का है, और अगर उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करना चाहिए, तो भाई प्रधानमंत्री भी, यानी गवर्नर का सारा निर्णय मान लिया जाए प्रधानमंत्री का निर्णय, मंत्रिपरिषद संघ सरकार का निर्णय। ये बताइए संघ सरकार निर्वाचित है, गैर निर्वाचित है? अब संघ सरकार भी निर्वाचित है, राज्य सरकार भी निर्वाचित है। किस निर्वाचित सरकार की बात सुनी है? हम तो ये कह रहे हैं, देखिए क्यों तर्क दिया गया। तर्क ये दिया गया, गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक आरक्षित कर लिया, तो गवर्नर कौन होता है? गवर्नर राष्ट्रपति की राय के लिए कोई विधेयक आरक्षित कर लिया, तो गवर्नर कौन होता है? गवर्नर नॉन इलेक्टेड है। अरे भाई मान लिया हमने गवर्नर नॉन इलेक्टेड है, लेकिन जिसके लिए आरक्षित किया है, जिसने आरक्षित करवाया है, वो तो इलेक्टेड है। मंत्रिपरिषद इलेक्टेड है कि नहीं है? अच्छा तमिलनाडु की मंत्रिपरिषद ही इलेक्टेड है या संघ सरकार की मंत्रिपरिषद भी इलेक्टेड है? ज्यादा बड़ी इलेक्शन किसके पास है? संघ सरकार के पास। मामला फिर बात का बन जाता है। और ये बात हमने पहले भी आपको बता दी है, और विवाद का विषय इसीलिए बना कि भाई अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, पहले से हुआ है। केरला एजुकेशन बिल के मामले में हुआ। तो अनुच्छेद 200 का दुरुपयोग कैसे होता है? भाई ठीक है गवर्नर अनुमति देगा, लेकिन 5 साल तक अनुमति नहीं देगा तो आप क्या कर लोगे? तो अभी उच्चतम न्यायालय ने कहा ना भाई 3 महीने में हाँ या ना कह दो। और उच्चतम न्यायालय की बात कोई अनावश्यक नहीं है, क्योंकि बात सरकारी कमीशन में कही गई है। तो उच्चतम न्यायालय को यहां तक बात ठीक है। और फिर अनुमति नहीं देगा तो कितने दिन में नहीं देगा? अनुमति देगा तो ये पता नहीं कितने दिन में देगा, नहीं देगा तो ये पता नहीं है। और फिर सवाल ये, फिर अगर पुनर्विचार के लिए भेज देगा तो मंत्रिपरिषद के रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा तो कितने दिन में भेजे? और जब रिकंसीडर के बाद मंत्रिपरिषद फिर भेज दे तो कितने दिन में अनुमति दे? कितने दिन में अनुमति दे? लेकिन उच्चतम न्यायालय यही तो कहा, पुनर्विचार के बाद अगर विधानसभा ने कोई विधेयक भेज दिया तो आप हस्ताक्षर करिए। 3 महीने के भीतर आप विधेयक को निर्णय हाँ या ना कह रहे हैं ले लीजिए। और अगर विधेयक एक बार पुनर्विचार के लिए आपने भेज दिया तो उसको आरक्षित आप नहीं कर सकते। और जब विधेयक राष्ट्रपति को चला गया तब क्या किया जाए? उच्चतम ने कहा भाई तब तो मामला नहीं होता। अगर पहली बार विधेयक भेज दिया विधानसभा को और फिर विधानसभा ने पुनर्विचार किया, तब तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं कर सकते।
लेकिन पहली बार विधेयक आया और पहली बार में ही राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया। तो राष्ट्रपति कितने दिन तक निर्णय दे? उच्चतम ने कहा नहीं भाई, ये बात कहना मुश्किल है, लेकिन हम राष्ट्रपति को सलाह ही देते हैं कि वो हमसे सलाह ले ले। तो उच्चतम ने कहा राष्ट्रपति क्या सलाह देते हैं कि वो हमसे सलाह ले ले। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति हमसे सलाह ले ले। लोग कहा दैया, राष्ट्रपति को आदेश दे दिया उच्चतम न्यायालय ने। कमाल की बात हो गई। राष्ट्रपति को परमादेश दिया जाएगा और वो उच्चतम न्यायाधीश जो स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट हो रहा है। तो आपको यह दिला दे, ये बात अभी आगे बोमई केस में पढ़ लेंगे। संघ राज्य संबंधों में उच्चतम न्यायालय पहले से वैसा करता रहा है। और देखिए ये बात तो ठीक है कि देखिए कुल मिला के दायरा कहा होना चाहिए, और कुल मिला के राष्ट्रपति ने ये, उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि नहीं भाई हमसे अब सलाह लेना ही पड़ेगा, 143 हमारे अंदर भेजना ही पड़ेगा। कुल मिला के बात क्या है, सलाह दिया है कि अगर आपको ऐसा लगे तो। ऐसा थोड़ी कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि ना ना आप किसी मुद्दे पे दोगे, सलाह ले लिया गया। मतलब जिस तरीके से रिपोर्टिंग की गई पूरी बात थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कर दी जाती है। इसी गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब गवर्नर के इस रोल का मिसयूज रोका कैसे जाए? अगर गवर्नर का ये रोल है या ये मिसयूज है और गवर्नर बेचारा झूल जाता है संघ राज्य के बीच लड़ाई में, संघ राज्य के बीच लड़ाई में गवर्नर झूल जाता है, क्योंकि इसके पहले गुजरात में कमला बेनीवाल थी, उन्होंने वैसा किया था। ये नई बात थोड़ी है। लेकिन सवाल है गवर्नर की इस संघ राज्य की लड़ाई में हम गवर्नर को क्या सुधार कर सकते हैं, राज्यपाल के बारे में क्या हम सुधार कर सकते हैं? तो पहला देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पहले से भी ऐसे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय का पहला निर्णय है बीपी सिंघल केस में। बीपी सिंघल केस में उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही है कि मंत्रिपरिषद के बदलने मात्र से गवर्नर को चेंज करना असंवैधानिक है। बीपी सिंघल केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्रिपरिषद चेंज हो गया तो गवर्नर चेंज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब है संघ में सरकार बदली, गवर्नर को भगाया जा रहा है। ये कोई आधार नहीं है गवर्नर को भगाने का कि भाई संघ राज्य की विचारधाराएं अलग अलग है, क्योंकि राज्यपाल है या संघ सरकार का कोई एम्प्लॉई है। राज्यपाल कोई संवैधानिक पद है या संघ सरकार का कोई सेवक है? संघ सरकार कोई सेवक नहीं है, संवैधानिक पद है। इसलिए स्वाभाविक रूप में बीपी सिंघल केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया कि इसका मतलब है कि पहले भी न्यायालय व्याख्या करता रहा है, बल्कि संविधान की व्याख्या का जहां मुद्दा आएगा फिर तो न्यायालय को आना पड़ेगा कि संघ सरकार के बदलने में संघ सरकार की और राज्य सरकार की राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर से गवर्नर को बदलने की आवश्यकता असंवैधानिक है, नहीं ऐसा होना चाहिए। और मामला ऐसा था, यूपी एनडीए की सरकार से यूपी की सरकार थी, बीपी सिंघल स्वयं गवर्नर थे। अच्छा, गवर्नर को जितने सम्मान से पद पे रखा जाता है उससे भी बेइज्जती से हटाया जाता है, होना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद है। बीपी सिंघल बूढ़े आदमी थे, रिटायर्ड फौजी थे, ढकेल दिया गया उनका, भागो यहाँ से आप। बहुत इमोशनल हो गए, न्यायपालिका में गए, कहा महोदय मुझे ऐसे भगाया गया। न्यायपालिका ने कहा नहीं ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि इसके बाद भी सरकार मानती कहाँ है? दूसरी बात, एसआर बोमई, एसआर बोमई केस के बड़े सारे आयाम हैं, लेकिन उसमें एसआर बोमई केस में ये स्पष्ट कह दिया गया विधानसभा में किसका बहुमत है या नहीं है यह गवर्नर का विशेषाधिकार नहीं है। विधानसभा में किसका बहुमत है या नहीं है ये गवर्नर तय नहीं करेगा। ये कौन तय करेगा? विधानसभा के पटल पे तय किया जाएगा किसका बहुमत है किसका बहुमत नहीं है। तो अगर किसी सरकार का बहुमत है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो विश्वास मत तय किया जाएगा विधानसभा के पटल पे। ये राज्यपाल का अपने आप में कोई विशेषाधिकार नहीं है। तो पहले भी ऐसी बातें उच्चतम न्यायालय कर चुका है, जैसे मिसयूज रुके। तीसरी बात, फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा, और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा
क्योंकि सरकारिया कमीशन ने कह दिया था, सरकारिया आयोग ने बात कही। और भाई सरकारी आयोग भी तो अच्छा, कमीशन भी न्यायाधीशों को से ही बनता है। तो सरकारिया को ने कहा देखो भाई, गवर्नर के बारे में जो लफड़ा है वो अपॉइंटमेंट से लेकर हटाने तक का है। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए? कमेटी के द्वारा। गवर्नर के अपॉइंटमेंट में सहमति आप ले लो मुख्यमंत्री से, एक परंपरा डाल दी जानी चाहिए। अच्छा, हमारी एक परंपरा तो है कि गवर्नर उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये परंपरा तो हमने रखी हुई है। लेकिन आज तक हम ये नहीं बना पाए कि गवर्नर मुख्यमंत्री की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। पहले परंपराएं थी, क्योंकि अगर कई बार पॉलिटिकल डिस्प्यूट एक पार्टी के अंदर भी होता है। एक बार मुख्यमंत्री से पूछ लो, अगर लगता है कि चेन्नई में रवि साहब फिट नहीं हो रहे, किसी और को आप शिफ्ट कर दो। गवर्नर की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जैसे यूपी में कौन है? यूपी के गवर्नर का पता ही नहीं चलता कि है या नहीं है। भाई जो आपको रिपोर्ट देना हो, रिपोर्ट आप देती रहो। गवर्नर पब्लिक फिगर नहीं है कि जाके दंगा पीड़ितों से मिले, जाके पता चला कि लोगों से जाके जनाधार बदलना। भाई इतना ही किसी गवर्नर को शौक है तो मुख्यमंत्री का पद का चुनाव लड़ ले, एमएलए बन जाए ना। वो एमएलए के ही काम, मुख्यमंत्री के ही काम है धरना देना, प्रदर्शन देना, पीड़ितों से मिलना। तो सरकारिया कमीशन ने कहा कि देखो भाई, एक तो अपॉइंटमेंट का तरीका ठीक किया जाए, एक तो गवर्नर होना कौन चाहिए? पॉलिटिशियन नहीं। हमारे यहाँ भी अब देखोगे बड़ा विवाद का विषय था, साई सौंदरम गवर्नर थी, अचानक त्यागपत्र देकर चुनाव में भागीदारी कर दी। और कई, अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ तो विशिष्ट व्यक्ति गवर्नर होना चाहिए जिसका एक्टिव पॉलिटिक्स से संबंध न हो, लेकिन हमारे यहाँ अवकाश प्राप्त पॉलिटिशियन गवर्नर के रूप में समायोजित किए जाते हैं। तो अवकाश प्राप्त पॉलिटिशियन के अंदर मुख्यमंत्री का भाव तो हमेशा होता है। भाई जो हमेशा लाइमलाइट में रहा है, याद रखिएगा, जो फिल्म का हीरो होता है वो कैरेक्टर रोल करने में उसको बहुत बड़ा समय लग जाता है। राजेश खन्ना बहुत बड़े हीरो थे और बाद में उनका करियर इतना खराब हुआ क्योंकि बाद में हीरो वाला ऑफर तो मिलेगा नहीं। अमिताभ बच्चन देखिए सूट कर गए, अमिताभ बच्चन पिता की भूमिका में आ गए, वो चल गए। राजेश खन्ना ने कहा ना ना, मैं रहूंगा तो हीरो ही। उनका भैया अरे 50 साल के हो गए, अभी हीरो कहाँ रहोगे? 30 साल में हीरो आदमी होता है। इसे उनको फिल्म नहीं मिल पाई। तो गवर्नर हीरो नहीं है, साइड एक्टर है। हीरो कौन है? सीएम है। तो गवर्नर को हीरो बनने का शौक है, फिर तो भाई चुनाव लड़ना चाहिए। और पुंछी कमीशन ने तो ये तक कह दिया था कि गवर्नर को हटाने के लिए पुंछी आयोग ने कह दिया था कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर किसी राज्यपाल को हटाना है तो विधानसभा से क्या होना चाहिए? एक महाभियोग जैसा प्रस्ताव होना चाहिए। यानी गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, इस बात को हटा दिया जाए। यानी गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और आप देखिए, प्रसाद राष्ट्रपति कब मिले कब नहीं मिले, क्या भरोसा है? राष्ट्रपति का प्रसाद कब मिले, प्रसाद का मतलब देने वाले की इच्छा पे है। संवैधानिक रूप में गवर्नर को हटाने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अब ये लिखे कोई संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, इसका मतलब है गवर्नर की समस्या देखिए, राष्ट्रपति की ना माने तो मरेगा, और मंत्रिपरिषद की सुने तो, अगर मंत्रिपरिषद की सुने तो समस्या, और संघ सरकार की सुने तो मंत्रिपरिषद नाराज हो जाए, मंत्रिपरिषद की सुने तो, ये तो अजीब सी बात है। ये तो नए नए शादीशुदा व्यक्ति दुविधा है कि माँ की सुने या पत्नी की सुने। बड़ी जीवन में यही तो, जीवन में संघर्ष ही तो है मेरे बच्चों। जीवन में आप ये मत सोचना कि अभी मकान मालिक के साथ आपका संघर्ष है बच्चे के रूप में, बाद में संघर्ष का दायरा बदल जाएगा। ये दुनिया कल्पना कर रहे हो, इसे बच्चों घर से बाहर आना चाहिए, लड़ना भिड़ना, ये सब जीवन के संघर्ष सीखने चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन ही क्लास कर ले रहा हूं, उनका ना सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता है मेरे बच्चों। प्रशासन ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन चलता है। ऑफलाइन आओगे, इसे धूप में जाओगे तब तो महसूस होगा। इतना ही है गवर्नर, इतनी बात है गवर्नर। यहां तक कि
यहां तक कि आप देखोगे गवर्नर को करना तो काम करना चाहिए राष्ट्रपति की तरह, लेकिन करता नहीं। और सरकारी कमीशन, पुंछी कमीशन यहां तक कहा है कि मान लो कोई हंग असेंबली है, विधानसभा अगर त्रिशंकु है, त्रिशंकु कौन सी विधानसभा होती है? जिसमें किसी भी एक दल का बहुमत ना, त्रिशंकु है। उसमें भी किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए यहां तक कह दिया है कि भाई प्राथमिकता में कैसे आप बुलाइए। लेकिन सवाल ये, सारे कमीशन की राय एक तरफ, पॉलिटिक्स एक तरफ, कमीशन की राय एक तरफ है, पॉलिटिक्स एक तरफ है। इसलिए गवर्नर के पद पर विवाद है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? संवैधानिक नैतिकता। संविधान में कितने चेंज कर डालो, पॉलिटिक्स, जब तक इस झगड़े के सारे कारण क्या है, संवैधानिक है या पॉलिटिकल है। तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है, अब चुनाव होने वाला है तो स्वाभाविक रूप में गर्मा गर्म मामला है। बंगाल भी उसी रास्ते पर है। चुनाव के समय पॉलिटिक्स होती है, उसमें संघ भी है, राज्य, सभी दल उत्तरदायी है उसमें, एक देखिए क्यों क्या कहा जाए।